देखो यूपीएससी ने हमसे क्या पूछा, चलो यहाँ से। इसने हमसे मेरे सामने दर्द हो रहा है, चलो तुम रोड पे। वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के बारे में पूछा है। अब जो फार्मर का किसान है, अब जो फार्मर का हल है, वो तो भाई वर्किंग कैपिटल नहीं है, वो फिक्स कैपिटल है, वो ख़त्म थोड़ी होगा। कंप्यूटर फिक्स कैपिटल है, जो सूत है वो वर्किंग कैपिटल है, और जो पेट्रोल है वो भी वर्किंग कैपिटल है ना। अब यूपीएससी ने हमसे पूछा था, ये मुझे देखना है डेट फाइनेंसिंग वाला। यूपीएससी ने हमसे पूछा था कि मानव पूंजी निर्माण में इनमें से क्या क्या आएगा। एक तो शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य आएगा। इसमें से मानव पूंजी निर्माण में क्या क्या आएगा। मानव पूंजी निर्माण में एक तो ये आ जाएगा कि भाई नॉलेज, स्किल और कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, और इंटेंजिबल वेल्थ को इंक्रीज़ करना। फिर उसने हमसे ये पूछा था कि ना किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, भाई किसान क्रेडिट पहली बार तो शॉर्ट टर्म लोन देता है। अब शॉर्ट टर्म लोन के एग्जाम्पल आप देख लीजिए। शॉर्ट टर्म लोन में यार एक इसने हमसे शॉर्ट टर्म लोन के बारे में बोला। किसान क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म लोन में है। अब ये ऐसे देखना है। अब इसने खुद बोला है शॉर्ट टर्म लोन देता है कि भाई मेंटेनेंस का खर्चा तो उठा सकते हैं। जैसे आगे पढ़ने वाले हैं हम, जो विदेशों से पैसा लेते हैं वो हम ओनली कैपिटल फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म लोन के बारे में देख लिया हमने। अब इससे वो हार्वेस्टर और भाई ट्रैक्टर कहाँ से खरीद लेगा। शॉर्ट टर्म लोन है भाई, शॉर्ट टर्म में 1 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा, है ना। इसमें क्या बोला भाई, शॉर्ट टर्म लोन में 1 लाख 2 लाख में आप कहाँ से ट्रैक्टर खरीद लोगे। फिर इसने बोला कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड, ये भाई कर सकता है ये, ठीक है। अब इसने पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस भी कर सकता है। पर इसने बोला कोल्ड स्टोरेज नहीं बना पाएगा शॉर्ट टर्म लोन में, भाई इतना पैसा थोड़ी मिलता है। फिर प्लग ये आ गया, इसमें कुछ पढ़ने लायक है नहीं। फिर प्रोडक्शन एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी है। हु ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज करता है प्रोडक्शन को, ठीक है ना। फिर यूपीएससी ने हमसे बोला कि लैंड एक फिक्स कैपिटल है। हाँ जी, लैंड फिक्स कैपिटल है। वो लेबर बड़ी मात्रा में है, पर वो नहीं है। बस एक चीज़ इसमें ये पढ़ने लायक है कि एडवांस कहा था ना, क्या था ये, प्रोडक्शन फंक्शन एक होता है कि आप गिवन इनपुट कॉम्बिनेशन से कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू गिवन इनपुट से कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, ये है। फिर एक इफिशिएंसी मैटर आता है। इफिशिएंसी मैटर में होता है प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट गिवन हायर इनपुट। एक इनकॉम्बिनेशन भाई कि आपने क्या कॉम्बिनेशन लगाया जिससे आपका इफिशिएंसी मैटर में, जिससे आपका नंबर 1 मतलब अच्छा आउटपुट हो गया, और आपकी जो इनएफिशिएंसी है वो कम हो गई है। फिर कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल आता है भाई। कांस्टेंट है मतलब आप दो यूनिट आउटपुट बढ़ाओगे तो आपका 2 यूनिट इनपुट बढ़ाओगे तो आपका 2 यूनिट आउटपुट बढ़ेगा। फिर इंक्रीजिंग आउटपुट, अगर आप 2 यूनिट बढ़ाते हो तो आपका 5 यूनिट, दो यूनिट इनपुट बढ़ाते हो तो आपका 5 यूनिट आउटपुट बढ़ेगा। देन आपका है डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 2 यूनिट बढ़ाया, जैसे आपने बनाया आउटपुट इनपुट बढ़ाया 2 यूनिट, तो आपका आउटपुट आएगा 1.5 यूनिट करीब, या 2 यूनिट आएगा, या 1.5 यूनिट आएगा, या 1 यूनिट आ जाएगा। फिर ये है, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, बहुत ईजी है ये, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ जो यूटिलिटी है, ये फाइनल ये दिखाता है कि सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन, ये मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ अबाउट द आउटपुट फ्रॉम प्रोडक्शन, कि आउटपुट से क्या प्रोडक्शन हो रहा है। एम यू व्हेन यू कंज्यूम मोर यूनिट ऑफ गुड। एम जब होता है जब आप 1 यूनिट और कंज्यूम करते हो गुड की, मतलब कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो। और एम होता है जब आप 1 यूनिट प्रोडक्शन में और लगाते हो, ठीक है। जब बाकी सब चीज़ सेम रहती है, पर आप 1 यूनिट बढ़ा रहे हो। और एम मार्जिनल यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, MP मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव है। विजुअल पैटर्न्स इन बोथ लॉ। MP यूटिलिटी जो MU की यूटिलिटी है वो तेज़ी से ऊपर जाती है, देन स्लो होती है, देन फ्लैट हो जाती है। पर जो MP है वो भी तेज़ी से ऊपर जाती है ना, देन स्लो हो जाती है, देन इवन वो नीचे भी जा सकती है, वो माइनस में भी जा सकती है। MU कभी माइनस में नहीं जाएगा, ऑलवेज प्लस में रहेगा, लेकिन ये माइनस में जा सकती है, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न एंड प्रोडक्शन स्टेज, इसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न। पहले क्या होता है, आउटपुट जैसे आपने 1 यूनिट बढ़ाई तो आउटपुट धीरे धीरे बढ़ता है। फिर आपने 1 यूनिट और बढ़ाई तो आउटपुट धीरे धीरे, और आउटपुट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उतनी तेज़ नहीं बढ़ेगा जितना पहली यूनिट के बढ़ाने पे हुआ था। फिर आपने तीसरी यूनिट बढ़ा दी, तो धीरे धीरे आपका आउटपुट ना
आउटपुट आपका धीरे धीरे होने लग जाता है। जो फर्म होती है ना यूजुअली सेकंड स्टेज पे ऑपरेट करती है कि जहाँ पर आउटपुट बढ़ रहा है पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। देन वन लाइन ईच डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसमें मोर यू कंज्यूम लेस यू एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन, जितना आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे उतना कम आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। एंड मार्जिन और डिमिनिशिंग रिटर्न में होता है मोर यू ऐड मोर इनपुट यू ऐड लेस एक्स्ट्रा आउटपुट यू गेट। ठीक है। एम यू दिखाता है मार्जिनल यूटिलिटी, दिखाता है कंज्यूमर लॉजिक को। एम पी दिखाता है प्रोड्यूसर लॉजिक को। एम यू एक्सप्लेन करता है डिमांड को। एम पी एक्सप्लेन करता है प्रोडक्शन को। ठीक है, अब ये पढ़ लिया। जो एम यू होता है ना वो कंज्यूमर लॉजिक को दिखाता है, सिंपल सी बात है, मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर लॉजिक। और एम पी प्रोड्यूसर लॉजिक को दिखाता है, क्योंकि उसमें प्रोड्यूसिंग स्टेज के बारे में हो रही है। एम यू दिखाता है कि डिमांड को दिखाता है, ये एम पी प्रोडक्शन को दिखाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है। ठीक है, और जिसमें हम प्राइस के बारे में, प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर की इनकम के बारे में पढ़ेंगे, और प्राइस रिलेटेड टू अनदर गुड के बारे में पढ़ेंगे रिलेटेड। ठीक है, अब परफेक्टली इनइलास्टिक ये है कि भाई प्राइस कम हो या ज़्यादा हो उस डिमांड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इनइलास्टिक डिमांड ये है कि प्राइस में अगर थोड़ा बदलाव होगा तो डिमांड में भी थोड़ा बदलाव होगा। अब आपका यूनिटरी इलास्टिक ये है भाई, जितना प्राइस में बदलाव होगा उतना डिमांड में बदलाव होगा। इलास्टिक डिमांड ये है कि जो डिमांड है ना वो प्राइस से ज़्यादा, मतलब प्राइस अगर 2% चेंज हुआ है तो डिमांड 8% चेंज हो गई है। परफेक्टली इलास्टिक है कि जो डिमांड हो गई 0 है ना। अब वाट अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट आइटम, भाई कितने सब्सटीट्यूट आइटम है, नेचर, जो गुड है उसका, जो वस्तु है उसका नेचर कैसा है। अगर आप डिमांड देख रहे हो, डिमांड देखो आप, जैसे डिमांड देखो मर्सिडीज़ की डिमांड देख लो आप, या फिर आप नमक की डिमांड देख लो, या फिर नहीं, जो आपका गुड है वो तो मैटर करेगा कि गुड क्या गुड है और कौन सी क्वालिटी का गुड है ना। वो नेसेसिटी का है, वो लग्जरी का है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम, भाई वो बंदा कितना अपना प्रपोर्शन, अपना कितना इनकम, कितनी % इनकम उस पर खर्च कर रहा है। जैसे अब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट है, अगर मोर सब्सटीट्यूट है ना तो मोर इलास्टिक है भाई, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन है ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा है ना, यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रहा है। नेचर ऑफ गुड, अगर नेचर ऑफ गुड नेसेसरी है तो भाई तो इनइलास्टिक है भाई, क्योंकि लोग तो लेंगे ही भाई, क्या कुछ भी हो जाए लोग तो लेंगे, इनइलास्टिक होंगे है ना। इनइलास्टिक नहीं होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक होगा, लोग मांग थोड़ी कम कर देंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगी। ठीक है, फिर अगर आप ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, अगर मान लो किसी वस्तु को खरीदने पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो अपनी इनकम का लार्ज शेयर खर्च कर रहे हो, तो वो जो डिमांड है ना वो डिमांड है वो इलास्टिक वाली है। अब टाइम पीरियड की बात आ रही है, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड की बात आ रही है। ओवर टाइम के साथ पीपल एडजस्ट हो जाते हैं, और मोर इलास्टिक इन लॉन्ग रन, मोर इलास्टिक में मोर इलास्टिक हो जाती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना। इफ़ डिमांड इंक्रीज विद द इनकम द गुड्स इज़ नॉर्मल गुड, अगर इनकम के साथ डिमांड बढ़ रही है तो गुड नॉर्मल गुड है। अगर डिमांड है ना, अगर डिमांड स्लोली बढ़ रही है और इनकम तेज़ बढ़ रही है ना, डिमांड बढ़ रही है स्लोली और इनकम के साथ है ना तो नेसेसरी गुड है। अगर डिमांड तेज़ बढ़ रही है तो लग्जरी गुड है ना। और डिमांड कम हो रही है तो वो इन्फीरियर गुड है, जिसे गिफिन गुड भी बोलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूट के क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है तो वो इलास्टिक होगा, अगर हमारे पास जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। और अगर उसका कॉम्प्लीमेंट के प्राइस बढ़ रहे तो अगर उसके साथ कई चीज़ों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है वो तो भी वो इलास्टिक बन जाएगा। देन अगर कोई गुड अनरिलेटेड है तो कोई मतलब नहीं है। इलास्टिसिटी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, इलास्टिसिटी इफ डिमांड इज इलास्टिक प्राइस फॉल, इस डिमांड अगर डिमांड इलास्टिक है ना, इफ डिमांड इज इलास्टिक प्राइस फॉल, डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस गिर जाएंगे और टोटल स्पेंडिंग बढ़ जाएगी है ना। इफ़ डिमांड इज इनइलास्टिक तो प्राइस गिर जाएंगे और टोटल स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, इफ़ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है तो क्या बोल रहे हैं, अगर डिमांड इलास्टिक है ना, अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस कम हो जाएंगे, टोटल स्पेंडिंग बढ़ जाएगी।
अगर डिमांड इलास्टिक है तो प्राइस कम हो जाएंगे, और बट प्राइस फॉल इंक्रीजेज, प्राइस के दाम गिरने शुरू हो जाएंगे, और टोटल स्पेंड और प्राइस फॉल एंड इंक्रीज इन टोटल स्पेंडिंग। अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइस भी फॉल होंगे और टोटल स्पेंडिंग भी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। अगर डिमांड यूनिटरी इलास्टिक है तो टोटल स्पेंडिंग सेम रहेगी। इलास्टिक है तो भाई स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, इनइलास्टिक है तो स्पेंडिंग कम हो जाएगी। प्राइस अब वो आ जाते हैं, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑन प्राइस चेंज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑन प्राइस चेंज, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी अगर खुद के प्राइस चेंज होंगे तो वो दिखाती है कि कितनी सेंसिटिविटी है ना। अगर समरी पॉइंट टू रिमेंबर, इनकम इलास्टिसिटी, इनकम चेंज हाउ, कि ये दिखाता है कि गुड इन्फीरियर गुड है या नॉर्मल गुड है या लग्जरी गुड है। कोर इलास्टिसिटी ये दिखाता है कि दूसरी वस्तु के प्राइस कैसे उस चीज़ को प्रभावित करते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, इनके बारे में समरी में देख लीजिए बस, बाकी बकचोदियाँ मत छोड़ो आप। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, प्रोडक्ट भी सेम होता है। प्राइस टेकर होते हैं, ये प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस गिवर नहीं होते, प्राइस गिवर होते हैं तुम्हारा मोनोपोली में, है ना। और यहाँ पर फर्म जितनी मर्जी क्वांटिटी बेच सकते हैं, उन्हें अपने प्राइस को कम करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग रन में यहाँ जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो एंट्री एग्जिट फर्म होती रहती हैं। सप्लाई डिसीजन आर मेड वेयर प्राइस, है ना, सप्लाई डिसीजन बनता है मार्जिनल कॉस्ट के साथ में, ठीक है। आपका मोनोपोली फीचर, मोनोपोली फीचर, नो सिंगल सेलर होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पर एक चीज़ ये देख लो बस, प्राइस मेकर है फर्म क्या है, प्राइस मेकर, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे। बिहेवियर, फर्म कुछ भी कर सकती है ना। और एंट्री एग्जिट, ठीक है, फ्री एंट्री है। मोनोपोली इसमें जो मोनोपोली कॉम्पिटिशन में होता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म होती हैं, लाइक अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फ्री एंट्री एग्जिट होता है, बट जो प्राइस होता है वो अलग अलग होते हैं, ब्रांड की क्वालिटी अलग होती है, फीचर, ये रियल मार्केट में ये रियल दुनिया में ये होता है ना। फर्म आर नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व, ठीक है, प्रोड्यूस लेस देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड चेंज चार्जेस मोर, इन शॉर्ट रन पॉजिटिव प्रॉफिट पॉसिबल, ठीक है। शॉर्ट रन में पॉजिटिव प्रॉफिट हो सकता है, पर लॉन्ग रन में जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है ड्यू टू एंट्री न्यू फर्म। कंसेप्चुअल इनसाइट, डिफरेंशिएशन क्रिएट मोनोपोली एलिमेंट, ओलिगोपोली, कुछ फर्म होती हैं जो डोमिनेट करती हैं। प्रोडक्ट में भी होमोजेनियस, प्रोडक्ट एक जैसा हो सकता है। हाई एंट्री बैरियर होते हैं ओलिगोस में, एंड ठीक है। अगर एक फर्म प्राइस को रेज कर रही है तो दूसरी वाली फर्म की डिमांड, तो उस फर्म की डिमांड और अदर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ओलिगोपोली में अगर एक फर्म प्राइस को कट कर रही है तो उसकी जो मार्केट शेयर है वो बढ़ जाएगा, लिटिल बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। कार्टेल लाइक बिहेवियर होता है, कुछ स्पेशल केसेस में डुओपोली होता है ना। कॉन्सेप्चुअल इनसाइट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्पिटिटिव, बट फर्म डू नॉट कम्पीट एक्टिवली, क्योंकि उनका प्राइस कंट्रोल होता ही नहीं है, क्योंकि वो प्राइस टेकर होते हैं, वो प्राइस टेकर होते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, तो बस थोड़ा सुन लूँगा। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, मोनोपोली में होता है वन फर्म होती है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता, प्राइस मेकर होता है, हायर प्राइस होता है, लो आउटपुट होता है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मैनी फर्म होती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट होता है, सम प्राइस कंट्रोल, कुछ प्राइस कंट्रोल होता है। ओलिगोपोली में कुछ फर्म होती हैं, स्ट्रेटेजिक बिहेवियर होता है, प्राइस रिजिडिटी कॉमन, ठीक है। अब स्टॉक एंड वेरिएबल, स्टॉक होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो होता है पर यूनिट ऑफ टाइम। स्टॉक के एग्जांपल मेजर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे कैपिटल, कितनी क्वांटिटी में कैपिटल है, कितनी वेल्थ है आपके पास, कितनी इन्वेंट्री है, कितनी मनी सप्लाई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, इनकम, ये इनकम नहीं मतलब इनकम तुम्हारा फ्लो में है, एक्सपेंडिचर फ्लो में है, सेविंग फ्लो में है, इन्वेस्टमेंट फ्लो में है, जीडीपी फ्लो में है ना। इनकम ऑफ अ कंपनी, सेविंग ऑफ अ कंपनी, ये आएंगी फ्लो में। स्टॉक वो
इन्वेंट्री ऑफ अ कंपनी, वो और वेल्थ ऑफ द कंपनी, मनी सप्लाई ऑफ द कंपनी, कैपिटल ऑफ द कंपनी, फॉरेन एक्सचेंज ऑफ अ कंपनी, ये सब आएंगे स्टॉक में, ठीक है। अब जो इकोनॉमिक टेरिटरी होती है उस देश की, वो एम्बेसडर का घर होगा, एयर स्पेस होगा, टेरिटोरियल वाटर होगा, एम्बेसी होगी, कॉन्सुलेट होगा, मिलिट्री बेसिस होगा, शिप होगा, एयरक्राफ्ट बाई जो एयरक्राफ्ट है किसी रेसिडेंट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। जो इकोनॉमिक टेरिटरी होती है वो जोग्राफिकल बाउंड्री को दिखाती है, ना कि नेशनल बाउंड्री को, है ना। जो जोग्राफिकल बाउंड्री को दिखाती है, ना कि नेशनल बाउंड्री को। जो नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं, जो देश में रहते हैं, उस देश के लिए काम करते हैं, उस देश में वो करते हैं, और बस इनमें फॉरेन टूरिस्ट को नहीं जोड़ा जाएगा, फॉरेन डिप्लोमेट को नहीं जोड़ा जाएगा, फॉरेन एम्प्लॉय को नहीं जोड़ा जाएगा, है ना, ठीक है। अब फैक्टर इनकम, जो इनकम पे आपने जो फैक्टर में आपने इनकम जनरेट की है, ट्रांसफरेबल इनकम होती है, तो सरकार फ्री में देती है, इसके बदले में आपको कुछ करना नहीं पड़ता, है ना। और ये जीडीपी में काउंट नहीं करते ट्रांसफरेबल इनकम। फाइनल गुड वर्सेस इंटरमीडिएट गुड, ये मुझे सब पता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एक तो सर्कुलर फ्लो होता है जिसमें हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है। जो हाउस होल्ड खर्च कर रहा है, जैसे जो हाउस होल्ड की इनकम हो रही है वो फर्म का खर्चा है भाई, आप फैक्टर पर इनकम अर्न कर रहे हो, और जो फर्म कमा रही है वो हाउस होल्ड का खर्चा है। दोनों होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। एक की इनकम एक का खर्चा, एक की खर्चा एक की इनकम, ठीक है। इसमें हो गया। अब जीडीपी में फाइनल गुड एंड सर्विस को जोड़ते हैं, और डोमेस्टिक टेरिटरी में, है ना, ऑल गुड नहीं फाइनल गुड को जोड़ते हैं। जीएनपी में नेट फैक्टर अर्न फ्रॉम अब्रॉड, एनएनपी में जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, एनएनपी में जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस वर्सेस नेट में, ग्रॉस में आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हो, नेट में उसे ग्रॉस में आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। डोमेस्टिक से नेशनल जाने में आप नेट फैक्टर अर्न फ्रॉम अब्रॉड ये जोड़ दोगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने में, मार्केट प्राइस में आप जाने में ना आप सब्सिडी को माइनस कर दोगे और इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दोगे। फैक्टर कॉस्ट में ना आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोगे, सब्सिडी को प्लस कर दोगे, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। ये तो वो पता ही है। 3 मेथड वैल्यू एडेड मेथड होता है। इसमें जो भी प्रोडक्शन पे वैल्यू ऐड होती है उसको हम लिख लेते हैं, है ना। ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन यूनिट वैल्यू एडेड, टोटल वैल्यू एडेड इक्वल टू टोटल वैल्यू आउटपुट वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड, टोटल वैल्यू आउट ऑफ इंटरमीडिएट गुड। ओनली फाइनल गुड को काउंट करते हैं, और डबल, क्योंकि हम अवॉइड डबल काउंटिंग को। प्रिकॉशन, डू नॉट इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को इसमें भी इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट, इनकम मेथड में आप इनकम देख लेते हैं कि जिसके लोगों ने जितने भी फैक्टर हैं उन पर कितनी इनकम कमाई है। इसमें आप डिविडेंड को भी करते हैं, और रिटेन अर्निंग को भी काउंट करते हैं। इसमें आप ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं करते, और ना विंडफॉल टैक्स को काउंट करते। और जो पुराने जो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड एंड शेयर के सेल को भी काउंट नहीं करते, ठीक है ना। ये इसमें काउंट नहीं करते, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एक्सपेंडिचर मैटर। इसमें जितने भी एक्सपेंडिचर करे होते हैं ना खर्चे, उन सबको काउंट कर लो। बस इसमें क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट को काउंट करते हैं, नेट एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट को काउंट कर लो। नेट एक्सपोर्ट को काउंट करते हैं। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को काउंट करते हैं, ठीक है। फाड़ देंगे बीच में से, ध्यान के लोगों ने जितना आसान पेपर दिया ना वो दे देना, फाड़ दूंगा बीच में से पेपर को, है ना। प्राइवेट इनकम होती है ना, इनकम अर्नड बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ठीक है। इनकम अर्नड बाय प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्रांसफर इनकम। प्राइवेट इनकम में आप ट्रांसफर इनकम को काउंट कर सकते हो। इनकम अर्नड बाय प्राइवेट सेक्टर अर्न फ्रॉम ऑल सोर्सेज। पर्सनल इनकम में होती है जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर दो, और रिटेन अर्निंग को ऐड कर लो, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग, ठीक है। और आपका पर्सनल डिस्पोजल इनकम होती है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स, ठीक है। जीएनपी नॉमिनल में आपको करंट ईयर पे निकालते हैं, रियल में आपको बेस ईयर पे निकालते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में इन्फ्लेशन बताता है। थैंक यू।